नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और इसमें आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, यानी कि राजस्थान का लोकेशन और उसका एक्सटेंशन, कि किस तरह से राजस्थान की स्थिति और किस तरह से विस्तार है। और स्थिति और विस्तार के आधार पर ही हम राजस्थान की आकृति और आकार का अध्ययन भी करते हैं। तो यह अपने आप में कई टॉपिकों का समावेश है, चाहे वह लोकेशन, एक्सटेंशन, शेप एंड साइज, यानी कि राजस्थान की अवस्थिति, विस्तार, आकार और आकृति, जितने सारे जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं वह इसी राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके पूछे जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, राजस्थान की स्थिति को समझना है तो हमें किन किन स्थिति के बारे में अध्ययन करना है, स्थिति और विस्तार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उन सभी का समावेश करते हुए वर्तमान के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी और जब राजस्थान के नए संभाग और नए जिलों का जब गठन हुआ और उसके बाद वर्तमान में राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार क्या है, इन दोनों को इस तरह से हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे कि यदि नए सिरे से पूछे जाएं तब भी हमारे प्रश्न सही हो, और यदि पुराने पैटर्न के आधार पर यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो इस तरह से हम एक तरह से दोनों पैटर्न, पुराने राजस्थान जिसमें 33 जिले थे और नया राजस्थान जिसमें 50 जिले हैं, पुराना राजस्थान जिसमें 7 संभाग थे, नया राजस्थान जिसमें 10 संभाग है, उनके आधार पर हम नए सिरे से राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, इसी में हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की। और जब हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो स्थिति और विस्तार किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। अब देखिए, ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, उसकी अवस्थिति और विस्तार का निर्धारण हम दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए। राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार का, कि राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की अवस्थिति तथा विस्तार का
निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, चाहे वह राजस्थान है, चाहे वह भारत है, चाहे विश्व का कोई भी स्थान है, जो भी इस पृथ्वी पर स्थित है, चाहे वह महासागरीय क्षेत्र में है, चाहे वह महाद्वीपीय क्षेत्र में, कोई भी स्थान है, उसकी अवस्थिति और विस्तार का यदि हमें निर्धारण करना है तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो उसकी ग्लोबीय स्थिति के आधार पर और दूसरी उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर। यानी कि किस तरह से किया जा सकता है? ए, ग्लोबीय स्थिति और विस्तार के आधार पे, और दूसरा भौगोलिक स्थिति और विस्तार के आधार पर। यह ध्यान रखना कि जो है पृथ्वी पर कोई भी स्थान है, उसकी स्थिति और विस्तार हम दो प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। एक कहलाता है ग्लोबीय स्थिति और विस्तार, यानी कि ग्लोब में उसकी स्थिति और विस्तार के आधार पर। ग्लोब जो कि पृथ्वी का एक क्या है? प्रतिरूप है। और ग्लोब के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि जो एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, जिसपे अक्षांश और देशांतरों का जाल बिछा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब में कहां पर कौन सा स्थान है, उसके आधार पर हम पृथ्वी के किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है भौगोलिक विस्तार, स्थिति और विस्तार। अब भौगोलिक स्थिति और विस्तार का मतलब है कि वह महासागरीय क्षेत्र में है या महाद्वीपीय क्षेत्र में, यानी कि जलमंडल का भाग है या स्थल मंडल का भाग है। और यदि वह स्थल मंडल का भाग है तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी सीमाएं कैसी हैं, यह सब उसकी क्या बताती है? ज्योग्राफिकल स्थिति बताती है। तो भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के आधार पर भी हम लोग जो है पृथ्वी पर स्थित किसी भी स्थान की स्थिति और विस्तार का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। तो देखिए, राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार का अध्ययन सबसे पहले हम ग्लोबीय स्थिति के और विस्तार के आधार पर करेंगे और उसके बाद भौगोलिक स्थिति और विस्तार के आधार पर, क्योंकि दोनों ही तरीके से हमें पूछा जा सकता है। और जिस प्रकार से राजस्थान में नए जिलों का गठन हुआ है, कहीं न कहीं राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिला है। तो जहां जहां परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से हुआ है और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के संदर्भ में ग्लोबीय स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और अब देखिए, हम अध्ययन करें कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का।
तो जब राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्लोबीय स्थिति क्या होती है, यानी कि ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण किसके माध्यम से या किस आधार पर किया जाता है। अब समझना, ग्लोबीय ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार कि ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का निर्धारण किस आधार पर करते हैं। हम कहते हैं कि अवस्थिति और विस्तार का निर्धारण हम ग्लोबीय अवस्थिति के आधार पर और भौगोलिक स्थिति के आधार पर करते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का निर्धारण किस आधार पर या किसके द्वारा किया जाता है। तो अब समझना यहां से कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का जो निर्धारण है वह अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की ग्लोबीय स्थिति एवं विस्तार का निर्धारण अक्षांश तथा देशांतर के माध्यम से किया यानी कि सबसे पहला पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी हम ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं तो ग्लोबीय स्थिति और विस्तार का निर्धारण हम अक्षांश और देशांतर के आधार पर या माध्यम से करते हैं। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम पृथ्वी पर कोई भी यहां जैसे ग्लोब है और इस ग्लोब में कोई भी स्थान है तो उसकी स्थिति और विस्तार का निर्धारण करने का जो आधार है वह हमारे पास अक्षांश और देशांतर होते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब आप कहेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही क्यों लेते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि जब हम ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं, ग्लोब जिसे हम पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं, यहां जैसे ग्लोब है, यहां पूरा ग्लोब जो कि एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, यहां अक्षांश और देशांतर का जाल होता है। किस तरह से होता है, देखिए यहां जो ग्लोब है वह इस प्रकार का होता है जिसमें दो तरह की आपको रेखाएं अंकित दिखाई देती है। एक रेखाएं जो कि परपेंडिकुलर यानी कि समांतर होती है, यानी क्षैतिज रेखाएं होती है इस प्रकार की।
यहां देखिए, यहां 37 रेखाएं हैं। इस प्रकार की जो रेखाएं होती है, 37 रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं होती है। और दूसरी जो रेखाएं होती है वह वर्टिकल या लंबवत रेखाएं होती है, जिन्हें आड़ी खड़ी रेखाएं कहते हैं। तो ग्लोब जो है वह आड़ी और खड़ी रेखाओं का एक जाल होता है। अब जो आड़ी रेखाएं हैं, यानी कि जो यहां आड़ी रेखाएं होती है, जैसे यहां एक ग्लोब है और इस ग्लोब में यहां जो रेखा है, जो भी आड़ी रेखाएं होती है, जो समांतर या क्षैतिज रेखाएं होती है, इन्हें कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहते हैं। यानी कि यहां जो रेखाएं हैं, यहां सभी क्या हैं? अक्षांश, लैटिट्यूड है। क्लियर हो गया? और दूसरी जो होती है वह लंबवत होती है, खड़ी रेखाएं होती है इस प्रकार से। और ये जो लंबवत रेखाएं होती है, खड़ी रेखाएं होती है, इन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है? देशांतर कहा जाता है। और इन अक्षांश और देशांतरों का यह जो पूरा जाल होता है, अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा एक जाल बन जाता है। और यह पूरा जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है, इसे संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यदि हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करना है, ग्लोबीय स्थिति को समझना है, तो हमें उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को समझना जरूरी होता है। और अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर ही हम उसके जो है ग्लोबीय स्थिति, पृथ्वी पर वह कहां स्थित है, इसको इजीली समझ सकते हैं। तो अब हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन आएगा कि जब हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार को अध्ययन करना है कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार क्या है, तो हमें सबसे पहले अक्षांश और देशांतर को समझना जरूरी है। जब हम अक्षांश को अध्ययन करेंगे तो हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार का ज्ञान होगा, या यह कह सकते हैं कि अक्षांशों के आधार पर हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार समझ सकते हैं। और जब हम देशांतरों का अध्ययन करेंगे तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और देशांतरीय विस्तार को समझेंगे। और जब हम अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को समायोजित कर लेंगे तो उससे हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और राजस्थान के ग्लोबीय विस्तार का क्या होगा? जानकारी होगी कि ग्लोब में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या है। अब हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार को समझना है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। और जब हम राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे किसका? अक्षांशों का। तो देखिए, एक एक को लेके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का। राजस्थान की
अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। और जब हमें राजस्थान की अक्षांशीय और स्थिति और विस्तार का अध्ययन करना है तो सबसे पहले हमें किसको समझना होगा? सबसे पहले हमें अक्षांश को समझना होगा। अक्षांश लैटिट्यूड को समझना होगा, अक्षांश को समझना होगा। अब देखिए अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो समझना कि अक्षांश जो है अक्षांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बनाए। यानी कि जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश शब्द है, वह दो शब्दों से मिलकर बनाए। कौन कौन से हैं? एक शब्द है अक्ष और दूसरा है अंश। और जब हम अक्ष और अंश को मिलाएंगे तो वह कहलाएगा अक्षांश। यानी कि अक्ष का अंश जो होगा वही क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। तो अब आप कहेंगे सर अक्षांश क्या होते हैं? तो अक्षांश को पढ़ने से पहले हमें किसको पढ़ना होता है? अक्ष, एक्सिस जिसको हम बोलते हैं। अक्ष क्या होता है? तो देखिए अक्ष की बात करते हैं। अक्ष पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, अक्ष कहलाती। अब देखिए अक्ष क्या होता है कि जब हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि पृथ्वी जब वह बनी या जिसकी उत्पत्ति हुई तो वह एक आग का गर्म गोला थी। और जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो उसका ऊपरी भाग पहले ठंडा हुआ और भीतरी भाग धीरे धीरे ठंडा हुआ। लेकिन आज भी कहीं न कहीं आंतरिक भाग में एक तरल तप्त पदार्थ पाया जाता है जिसे हम मैग्मा या लावा के नाम से जानते हैं। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो देखा होगा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भ में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी जो पहले आग का गर्म गोला थी जब धीरे धीरे ठंडी हुई तो वर्तमान में पृथ्वी की आकृति जो है एक लद्धवक्ष गोलाब की तरह है। पूरा गोला नहीं है। लद्धवक्ष गोलाब का मतलब है कि वह बीच में से तो उभरी हुई है और किनारों पर वह क्या है? चपटी सी है। क्लियर हो गया? इन्हें की एक तरह से कहा जाता है कि गेंद के समान या संतरे के समान दिखाई देती है। और जब हम गेंद को बीच में से काटते हैं
तो गेंद इस तरह से दो भागों में कटेगी, एक भाग और दूसरा। यहां गेंद या पृथ्वी को जब हमने काटा तो ये दो भागों में कटी। अब यहां जो है समझना, यहां भाग जो है, यहां पूरा पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यहां पृथ्वी का कौन सा भाग है? आंतरिक भाग है। और यहां पृथ्वी का क्या है? केंद्र, सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। यह क्या है? केंद्र। अब देखिए अक्ष क्या होता है। अक्ष जो है वह पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करेगी? मिलाएगी। यह होती है क्या? अक्ष, एक्सिस जिसे कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन होती है, यह लाइन दिखाई नहीं देती है, काल्पनिक लाइन होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या कहलाती है? मिलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं अक्ष। एक्सिस कहलाती है, अक्ष कहलाती है। एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन हमें पढ़ रहे हैं अक्षांश। अक्षांश का मतलब है अक्ष प्लस अंश, यानी इस अक्ष के अंश ही क्या कहलाएंगे? अक्षांश कहलाएंगे। तो अब अक्षांश को समझना, और जब हम अक्षांश को समझेंगे तो हमें पता चलेगा अक्षांश रेखाएं क्या होती है। यानी कि जिसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में जानते हैं, अक्षांश रेखाओं के नाम से पहचानते हैं। तो अक्ष से अक्षांश की क्लैरिटी होगी और अक्षांश से अक्षांश रेखाओं के बारे में हमें जानकारी मिलेगी कि अक्ष क्या होता है, जिसका अध्ययन हमने किया कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करती है? मिलाती है। यह जो है, यह पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और यह पृथ्वी का साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यहां मिलाती। अब हम बात कर रहे हैं अक्षांश की। अक्षांश क्या होते हैं? तो अब अक्षांश को समझना। अक्षांश क्या होते हैं कि यहां जो है, यहां तो है पृथ्वी का केंद्र। पहला पॉइंट तो समझ, यहां क्या है? यहां तो पृथ्वी का क्या है? केंद्र। और यहां जो भाग है, यहां पूरा भाग, इसको हम कहते हैं पृथ्वी की सतह, सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह जिसके ऊपर हम निवास करते हैं, जिसे हम धरातल कह सकते हैं, यह पूरा क्या है? पृथ्वी की सतह है। यहां जो भाग है, यहां तो है पृथ्वी की सतह, सरफेस जिस पर हम निवास करते हैं, और यह पूरा भाग जो है, यह पृथ्वी का इनर पार्ट है, आंतरिक भाग है। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है, हम अध्ययन कर रहे हैं अक्षांश। अब अक्षांश क्या होते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से, यहां जो पृथ्वी का क्या है?
केंद्र है, यहां पृथ्वी का क्या है, केंद्र। इस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह, यहां क्या है, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की जो है कोणात्मक दूरी, एंगुलर जो डिस्टेंस होगा, वह क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। अक्षांश की क्या परिभाषा होती है समझना, कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के धरातल पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी, एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। अब समझना अक्षांश की परिभाषा क्या होती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की। कि लैटिट्यूड अक्षांश क्या होते हैं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु या स्थान की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु या स्थान की कोणात्मक दूरी, यानी कि यहां जो पृथ्वी है इसका यहां सेंटर पॉइंट है, इससे पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु है उससे वह कितने डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। यानी कि एंगुलर डिस्टेंस सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन एंगुलर डिस्टेंस कॉल्ड लैटिट्यूड। ओके, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सरफेस या सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की एंगुलर डिस्टेंस, कोणात्मक दूरी जो है वह क्या कहलाएगी, अक्षांश कहलाएगी। अक्षांश रेखा नहीं कहेंगे, अक्षांश कहलाएगी, लैटिट्यूड कहलाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। कैसे समझना, यहां से हमने कहा कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित है, तो इसका मतलब है कि यदि किसी एक बिंदु को लें, इसकी पृथ्वी की केंद्र से कोणात्मक दूरी 0 डिग्री है। कितनी है, 0 डिग्री। तो इसे क्या कहा जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश। इसी प्रकार कोई दूसरा बिंदु है, इसकी पृथ्वी के
केंद्र से कोणात्मक दूरी 30 डिग्री है तो यह कहलाएगा 30 डिग्री अक्षांश। यदि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, और यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। तो क्लियर हो गया अक्षांश क्या होते हैं। दूसरा आता है अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखा। अब कई अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को एक ही कहते हैं। वैसे तो देखा जाए जब हम एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को लिखा एक जगह गया है, एक जैसा लिखा गया है, लेकिन जबकि दोनों का अर्थ या दोनों का जो है पर्याय अलग अलग होता है। यहां तो पृथ्वी के भीतर केंद्र से सतह के बीच की दूरी की कोणात्मक दूरी को बताएगा, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या होती है तो समझना, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, यह ध्यान रखना। पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। अब देखिए अक्षांश रेखा क्या होती है। हमने यहां जो अध्ययन किया, यहां पूरा अध्ययन किया अक्ष के सापेक्ष यानी अक्षांश के बारे में। अब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां जो है, यहां पूरी पृथ्वी की सतह है, ऊपरी भाग है। यहां पृथ्वी की क्या है, सतह। अब देखिए यहां से सतह तक कोई बिंदु स्थित था, अब केंद्र से सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी तो क्या कहलाई, अक्षांश। अब जो समान अक्षांश है, देखिए यहां सब समान कोणात्मक दूरी पर स्थित होंगे। देखिए यहां 0 से समान कोणात्मक दूरी पर होंगे, यहां सभी केंद्र से समान कोणात्मक दूरी पर स्थित होंगे, यहां भी केंद्र से समान कोणात्मक दूरी पर स्थित होंगे, यहां भी केंद्र से समान कोणात्मक दूरी पर स्थित होंगे। अब यहां जितने भी बिंदु है जो समान अक्षांश पर स्थित है, यहां पृथ्वी की सतह, यह ध्यान रखना। यहां जो पृथ्वी की सतह है, इस पे जो यहां सभी समान अक्षांश है, इन समान अक्षांशों को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, इस इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं,
अक्षांश रेखा कहते हैं। जो समान अक्षांशों को क्या करेगी, इस तरह से मिलाएगी। इन रेखाओं को, जो कि भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम खींची जाती है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लैटिट्यूड लाइंस कहते हैं, जिसकी परिभाषा हमने लिखी है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। जैसे उदाहरण के लिए 0 डिग्री अक्षांश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसी प्रकार 10 डिग्री अक्षांश को मिलाने वाली रेखा 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 20 डिग्री को मिलाएगी तो 20 डिग्री अक्षांश रेखा, 30 डिग्री को मिलाएगी तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा। इस तरह से पृथ्वी की सतह पर जो है समान अक्षांशों को मिलाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब अंतर यह होता है कि अक्षांश रेखाएं धरातल पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती, और इसीलिए जब इसकी परिभाषा हम ज्योग्राफिकली पढ़ते हैं तो एक और परिभाषा मिलती है कि भूमध्य रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी दर्शाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और वास्तव में यही होती है, क्योंकि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा वह यहां जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि इक्वेटर कहते हैं। यहां लगभग पृथ्वी के क्या गुजरती है, मध्य से गुजरती है। देखिए यहां 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यहां लगभग पृथ्वी के, देखिए पूरे पृथ्वी के लगभग आधा भाग उत्तर में रहता है, आधा भाग दक्षिण में रहता है, और इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे ही इक्वेटर या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो देखिए विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है या 0 डिग्री अक्षांश, यह सभी एक ही रेखा होती है। और कई जगह हम 0 डिग्री अक्षांश ही कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी नहीं कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, यहां पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजरती है, और यहां पृथ्वी को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। इसके उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। देखिए कैसे, यहां जो उत्तर का भाग है यहां कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहां जो दक्षिण का भाग है यहां कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि
अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और यह समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करें, और अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को समझना है तो सबसे पहले हमें अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को समझना होता है। और जब हमें अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी होती है तो उसके आधार पर ही हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और उसके विस्तार का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी समझ विकसित कर सकते हैं कि क्या हमसे पूछा जाएगा और किस तरह से हमें रटना नहीं है, समझना है। और समझ लिया तो फिर कभी बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया? अब देखिए हम बात करते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, और हमने यह भी पढ़ लिया कि भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। अब कौन कौन से भाग हैं? एक भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अब आपको दो चीजें क्लियर रखनी है कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी होती है, और वह पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड करती है? दो भागों में। जो इक्वेटर के नॉर्थ में है उसे हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो इसके साउथ में है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इसी के आधार पर हमें राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और उसका अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करना है। और यदि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अब अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। केवल और केवल 2-4 शब्द आपको जो है समझने हैं, और 2-4 शब्द यदि आपको समझ में आ गए तो आपका राजस्थान के अक्षांशीय स्थिति और विस्तार का प्रश्न कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। कैसे? देखिए, बात करते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार की। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। अब सबसे पहले हमें अध्ययन करना है ए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति का। अब देखिए पूरी कहानी जो हमने अभी तक पढ़ी है उसका, यहां जो है यहां पूरा क्या है? ग्लोब है, यानी कि ग्लोब या पृथ्वी का प्रतिरूप। और इस ग्लोब में यहां जो
समांतर रेखाएं खींची गई है। इस तरह से यहां जो रेखाएं हैं, यहां रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर। क्लियर हो गया? अब यहां जो भूमध्य रेखा है, यहां पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ऊपरी भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जो कि यहां से लगाकर यहां पूरा, यहां उत्तरी भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध, और यहां से लगाकर यहां पूरा, जो इस भूमध्य रेखा के कहां हैं, दक्षिण में, इसे कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। पॉइंट क्लियर हो गया कि जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण का भाग, दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। अब आता है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अब देखें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, कि राजस्थान जो है इस भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में, तो हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में है। यह हमारा क्या है, राजस्थान। यहां जो राजस्थान है, यह कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको यह क्लियर होना चाहिए कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में। पहला पॉइंट यही ध्यान रखना कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। क्यों है? क्योंकि राजस्थान जो है वह अक्षांशीय दृष्टि से इस भूमध्य रेखा इक्वेटर के नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है, और इसीलिए राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी, तो उत्तरी गोलार्ध होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसी से हमें यह पता चलेगा कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तो है, लेकिन इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। दूसरा है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कि राजस्थान जो है वह कौन से अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। अब देखिए समझना, यहां तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसके उत्तर में एक तो यहां अक्षांश है, यहां है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहां से राजस्थान शुरू होता है, और यहां है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब यह उत्तरी अक्षांश क्यों लिखते हैं, यह ध्यान रखना, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में
देखिए उत्तरी गोलार्ध से ही शुरू हो रहा है और उत्तरी गोलार्ध में ही खत्म हो रहा है। तो यहां जो अक्षांश रेखा है, यहां राजस्थान के दक्षिणतम अक्षांश रेखा होगी जो है 23 डिग्री 3 मिनट, और यहां जो है यहां राजस्थान की उत्तरीतम अक्षांश रेखा होगी जिसे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो अब राजस्थान का अक्षांश से विस्तार क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो यहां दूसरा पॉइंट याद रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट, कई जगह 23 डिग्री 03 भी लिखा जाता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट भी सही है और 23 डिग्री 03 मिनट भी सही है। यहां 30 नहीं है, यहां कितना है, 3 है। क्लियर हो गया। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्लियर होगी उत्तरी गोलार्ध में, और राजस्थान की का अक्षांशीय विस्तार क्लियर हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। क्लियर हो गया। अब इससे क्या हमसे पूछा जाएगा, तो उन पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार का हम अध्ययन करते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको पूरे क्लियर होने चाहिए। क्या क्या, एक एक पॉइंट समझना। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को लेके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह इसके आधार पर पूछे जाएंगे। कैसे पूछाएंगे समझना। अब यह जो हमारा राजस्थान है, यह कहां से शुरू होता है, यह इस अक्षांश से शुरू होता है। यह कौन सा अक्षांश है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और कहां तक है, यहां तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान का अक्षांश से विस्तार कहां से कहां तक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब दूसरा पॉइंट, यहां जो बिंदु है, यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा, तो यहां राजस्थान का दक्षिणी बिंदु होगा, और यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा, उत्तरी बिंदु होगा। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है।
दक्षिणी बिंदु, और जो दक्षिणी बिंदु है वह है बोरकुंड, और यहां जो है यहां राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा? उत्तरी बिंदु। कौन सा होगा? कोणागांव। अब यहां डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं कि यहां बोरकुंड किस जिले में होगा, तो यह डिस्ट्रिक्ट है बांसवाड़ा, और यह डिस्ट्रिक्ट है श्रीगंगानगर। यानी कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बोरकुंड है। किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव है। और किस जिले में है? श्रीगंगानगर। यानी कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु और उत्तरतम बिंदु में किसी तरह का नए जिलों के बनने से बदलाव नहीं हुआ। बदलाव जो हुआ है वह केवल अंतर वाले जिले हैं उनमें हुआ है। जो राजस्थान के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को लेके कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों में परिवर्तन जरूर मिलेगा, लेकिन राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है या राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन सा है। क्लियर? अब इसके बाद कि राजस्थान जो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है? तो यह ध्यान रखना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यदि अपन घटाते हैं तो राजस्थान जो है वह 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश के मध्य होगा। यानी कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। और इसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान की जो है उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस कोणागांव से लगाकर बोरकुंड तक उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर। तो इस तरह से राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार में हमें इन बिंदुओं के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में हमें क्या पूछा जाता है, तो हमें 5 पॉइंट याद रखने। कितने? 5। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। उत्तरी गोलार्ध। दूसरा हमें याद रखना है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा ये ध्यान रखना है। तीसरा हमें यह रखना है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब आप कहेंगे सर दो तरीके से कैसे याद रखना है, तो दूसरा भी समझना। यह बता रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखाओं के मध्य है, लेकिन यह बताएगा कि राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य है, तो वह है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार को लेके यह भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद हमें याद रखना है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। इसके बाद राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, अब देखिए कौन सा है? बोरकुंड है। किस तहसील में है? कुशलगढ़ तहसील। और किस जिले में है? बांसवाड़ा में। और यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो वह आपको पता होनी चाहिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की क्या होगी? अक्षांशीय स्थिति है कि यह दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है। और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? कोणागांव। तहसील कौन सी है? तो देखना, ध्यान रखना, श्री गंगानगर तहसील है। श्री गंगानगर तहसील। और जिला कौन सा होगा? तो श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो इस तरह से यह राजस्थान की क्या बताती है? अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। यानी कि इसको आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार में जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वह इस मानचित्र के अनुसार आपसे पूछा जाएगा। और ये पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, जो कि राजस्थान के एक तरह से अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय स्थिति को बताएगा। उसके बाद राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, यानी कि कोणा से बोरकुंड की दूरी कितनी है, और
राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, किस तहसील में है और किस जिले में है, और उसकी यदि अक्षांशीय स्थिति पूछा जाएगा तो वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है, कोणा गांव, किस तहसील में है, श्री गंगानगर तहसील में, किस जिले में है, श्री गंगानगर में है, और इसकी यदि अक्षांशीय स्थिति पूछा जाएगा तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्लियर। तो ये था राजस्थान में या राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। इसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश कौन कौन से हैं या कौन सी अक्षांश रेखाएं, जिसमें हमें मुख्य अक्षांश रेखा भी पूछी जा सकती है या अन्य अक्षांशों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो एक एक के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।